नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए आज हम देखिए कृषि अर्थशास्त्र के यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें पहला जो है, इसमें न्यूनतम लागत का सिद्धांत संबंधित है उत्पादन विधि से। न्यूनतम लागत का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्पादन विधि से। दूसरा है फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल लागत है भूमि का किराया। फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल लागत क्या होता है? तो भूमि का किराया होता है अचल लागत। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है कहाँ है? नई दिल्ली में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो, तब कुल उत्पादन होगा बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। कुल उत्पादन क्या होगा? बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। पांचवा है मूल्य सिद्धांत का भाग होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। मूल्य सिद्धांत जो भाग होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का भाग होता है। छठा है अर्थशास्त्र का सिद्धांत जिसके द्वारा उत्पादन की लागत को न्यूनतम किया जाता है। न्यूनतम लागत का सिद्धांत न्यूनतम लागत का नियम कहलाता है। न्यूनतम लागत का सिद्धांत और नियम कहलाता है। सातवां है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। आठवां है किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर मांग चक्र क्या दर्शाता है? पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार ऊर्ध्वाधर मांग चक्र जो है वो पूर्णतया बेलोचदार होता है, यह दर्शाता है। नवा है कृषि अर्थशास्त्र है कला एवं विज्ञान। कृषि अर्थशास्त्र क्या है? कला एवं विज्ञान है। दसवां है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। क्वेश्चन इसमें 11 है। 11 नंबर है भारत में कृषि गणना की जाती है प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि पर। प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत में कृषि की गणना की जाती है। 12वां है स्थित पूंजी से आप समझते हैं, क्या समझते हैं? वह पूंजी जिसका उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक निरंतर प्रयोग किया जाता है। वह पूंजी जिसका उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक निरंतर प्रयोग किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं, स्थिर पूंजी कहते हैं। 13वां है अचल पूंजी से क्या उदाहरण है? मशीन, फार्म, भवन और ट्रैक्टर, ट्यूबवेल आदि ये अचल पूंजी में आती है। मशीन हो गया, फार्म भवन और ट्रैक्टर हो गया और ट्यूबवेल, ये सब जो है कृषि में अचल पूंजी के उदाहरण हैं। 14 है परिवर्तनशील पूंजी या चल पूंजी कहते हैं वह पूंजी जो एक ही बार के प्रयोग में थोड़े ही समय में समाप्त हो जाती है। परिवर्तनशील पूंजी वह होती है जो एक ही बार के प्रयोग में थोड़े ही समय में समाप्त हो जाती है तथा उसके उपयोग से आय एक ही बार प्राप्त होती है। मतलब जिससे एक ही बार आय प्राप्त हो और उसके बाद समाप्त हो जाए तो वह परिवर्तनशील पूंजी या चल पूंजी कहलाती है। और इसी में अचल पूंजी था। अचल पूंजी में क्या था? मशीन था, फार्म का भवन था, ट्रैक्टर था और ट्यूबवेल था, जो कि अचल पूंजी का उदाहरण था। क्वेश्चन नंबर 15 है परिवर्तन पूंजी के उदाहरण हैं। परिवर्तन पूंजी के उदाहरण में बीज हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशी हो गया और डीजल, ये सब परिवर्तन पूंजी के उदाहरण हैं। परिवर्तन पूंजी में क्या है? बीज, उर्वरक, कीटनाशी, डीजल। 16वां है प्रकृति से उपहार के रूप में प्राप्त है। प्रकृति से भूमि उपहार के रूप में प्राप्त है। 17वां है कृषि मूल्य आयोग APC की स्थापना कब की गई? 1965 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई है। 18वां है
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। 19 है, जब सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन जो है वो अधिकतम होता है। 20वां है, एगमार्क एक्ट लागू किया गया था 1937 में। एगमार्क एक्ट लागू किया गया था 1937 में। कहाँ? नागपुर। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना सितंबर 1956 में की गई। राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 में की गई। 22वां है, भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम की स्थापना की गई 1 जनवरी 1982 को। 1 जनवरी 1982 को। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23, चीनी की कीमत किस प्रकार की कीमत है? लेवी प्राइस। चीनी की कीमत किस प्रकार की कीमत है? लेवी प्राइस है चीनी की कीमत। 24 है, सामान्य वस्तुओं के लिए आय की सोच होती है धनात्मक। सामान्य वस्तुओं के लिए आय की सोच धनात्मक होती है। 25वां है, इकोनॉमिका पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। इकोनॉमिका पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। 26वां है, जब कुल उत्पाद TP स्थिर हो तो सीमांत उत्पाद MP होगा 0। जब कुल उत्पाद स्थिर हो तो सीमांत उत्पाद क्या होगा? 0 होगा। जब कुल उत्पाद स्थिर हो तो सीमांत उत्पाद 0 होगा। 27वां है, जब सीमांत लागत न्यूनतम होगी तो सीमांत उत्पादन अधिकतम होगा। जब सीमांत लागत न्यूनतम होगी तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? अधिकतम होगा। 28वां है, अल्पकालीन ऋण की अवधि होती है 3 से 12 माह। अल्पकालीन ऋण की अवधि 3 से 12 माह तक होती है। अल्पकालीन अवधि ऋण की अवधि 3 से 12 माह होती है। 29वां है, मध्यकालीन ऋण की अवधि 1 से 5 वर्ष तक। मध्यकालीन ऋण की अवधि 1 से 5 वर्ष तक होती है। दीर्घकालीन ऋण की अवधि 5 से 20 वर्ष तक होती है। दीर्घकालीन ऋण अवधि 5 से 20 वर्ष तक होती है। जैसे बड़े यंत्रों के लिए लिया जाता है दीर्घकालीन अवधि, बड़े यंत्रों के लिए या गोदाम के लिए जो लिया जाता है उसमें उस ऋण को 5 से 20 वर्ष की अवधि में दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। 31वां है, अल्पावधि ऋण देने का उद्देश्य। अल्पावधि ऋण देने का उद्देश्य क्या है? तत्कालीन कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति। तत्कालीन कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे बीज लेना है, खाद लेना है, उसके लिए। ठीक, उसके लिए अल्पावधि यानी कि अल्पकालीन ऋण लिया जाता है। 32 है, जनसंख्या का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया था माल्थस ने। जनसंख्या का सिद्धांत सबसे पहले माल्थस ने प्रतिपादित किया था। 33वां है, TBRD का दूसरा नाम है। TBRD का दूसरा नाम क्या है? TBRD का दूसरा नाम विश्व बैंक है। TBRD का दूसरा नाम विश्व बैंक है। TBRD का दूसरा नाम विश्व बैंक है। 34 है, विशिष्ट कृषि कही जाती है। विशिष्ट कृषि कही जाती है फार्म की आय का आधा या आधे से ज़्यादा भाग एक ही फसल से प्राप्त हो तो उसको विशिष्ट कृषि कहा जाता है। फार्म की आय का आधा या आधे से ज़्यादा भाग एक ही फसल से जब प्राप्त होता है तो उसको विशिष्ट कृषि कहा जाता है। 35 है, अधिशेष विपणन है। अधिशेष विपणन क्या है? कुल उत्पादन और कुल परिवार की आवश्यकता। कुल उत्पादन माइनस कुल परिवार की आवश्यकता क्या? अधिशेष विपणन है। 36 है, विविधीकृत कृषि करते हैं जिसमें कृषि फार्म पर अनेक
उत्पाद उगता है, जिसमें कृषि फार्म पर अनेक उत्पाद उगाता है तथा आधे से ज़्यादा आय एक ही फसल से नहीं मिलती। आधे से ज़्यादा आय एक ही फसल से नहीं मिलती, उसे विविधीकृत कृषि कहते हैं। उसे विविधीकृत कृषि कहते हैं। ये विशिष्ट कृषि का जस्ट उल्टा है। अगला नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक अच्छा किसान एक आंख हल पर और दूसरी आंख बाजार पर लगाए रहता है। ये कहावत कैसी है? तो कृषि विपणन की कहावत है। कृषि विपणन की कहावत है कि एक अच्छा किसान एक आंख हल पर तो दूसरी आंख कहाँ रखता है? बाजार पे। 38वां है, कपास का कपड़े में बदलाव कहलाता है। कपास का कपड़े में बदलाव रूप उपयोगिता कहलाता है। रूप उपयोगिता। 39 है, अर्थशास्त्र के कल्याण की परिभाषा दी अल्फ्रेड मार्शल ने। अर्थशास्त्र के कल्याण की परिभाषा किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल ने। अर्थशास्त्र के कल्याण की परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने दी। 40 है, जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। जब कीमत बढ़ती है मार्केट में तो क्या होता है? मांग घट जाती है। 41 है, एक बाजार जिसमें एक वस्तु का केवल एक विक्रेता हो तो उसे क्या कहते हैं? एकाधिकार, मोनोपोली बाजार कहलाता है। एक बाजार में एक वस्तु का केवल एक विक्रेता हो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं, यानी कि मोनोपोली बाजार। क्वेश्चन नंबर 42 है, लगातार मूल्य वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। लगातार जो मूल्य की वृद्धि हो रही है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। 43 है, नेफेड किस सन में स्थापित हुआ था? तो 1958 में। नेफेड 1958 में स्थापित हुआ था। 44 है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो J.M. किन्स को। आधुनिक अर्थशास्त्र मतलब आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता J.M. किन्स को कहा जाता है। J.M. किन्स कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता J.M. किन्स। J.M. किन्स आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं। 45 है, एक बाजार जिसमें केवल एक क्रेता हो। एक बड़ा बाजार जिसमें केवल एक क्रेता हो उसे एक क्रेताधिकार बाजार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक क्रेताधिकार बाजार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। 47 है, कोई भी चीज़ जो मानव इच्छा को संतुष्ट करती हो वे वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ जो मानव इच्छा को संतुष्ट करती है वे वस्तुएं कहलाती हैं। 48 है, माचिस की मांग होती है। माचिस की मांग बेलोचदार होती है। माचिस की मांग क्या होती है? बेलोचदार। 49 है, साधारणतया मूल्य एवं मांग में संबंध होता है उल्टा। साधारणतः मूल्य और मांग में उल्टा संबंध होता है। 50वां है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? 1965 में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई। 51 है, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कब से कार्यरत है? चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कब से कार्यरत है? तो 8 अगस्त 1988 से। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान 8 अगस्त 1988 से कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है 53 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई है। 54 है, खाद बीज आदि खरीदने के लिए ऋण की अवधि
अल्पकालिक अवधि होती है। खाद बीज आदि खरीदने के लिए ऋण की अवधि कौन सी अवधि कहलाती है? अल्पकालिक अवधि कहलाती है। 55 है, ट्रैक्टर खरीदने के लिए किस अवधि का ऋण लिया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण लिया जाता है। ट्रैक्टर खरीदने के लिए कौन सी अवधि का ऋण लिया जाता है? तो दीर्घकालीन अवधि का ऋण लिया जाता है। 56वां है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो 58% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। भारत का 58% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। भारत का 58% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। 57 है, राष्ट्रीय उत्पाद में सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो राष्ट्रीय उत्पाद में 17.5 यानी 17.5% कृषि उद्योग का योगदान है। राष्ट्रीय उत्पाद में 17.5% कृषि उद्योग का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 58 है इसमें, भारत में उच्च मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस राज्य में है? भारत में उच्च मानव विकास सूचकांक केरल में है। भारत में उच्च मानव विकास सूचकांक केरल में है। 59 है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने पहला विकास सूचकांक तैयार किया था। 60वां है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। 61 है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। 62 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई। 63 है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 में प्रारंभ हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1904 में प्रारंभ हुआ। 64 यानी 64 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तीसरा क्षेत्र आर्थिक विकास का। 65वां है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण यानी कि ISO का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन यानी कि ISO का मुख्यालय जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। 66 है, निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो एगमार्क। एगमार्क जो है जो नागपुर में, तो वो जो है आपको भोजन पदार्थ में शुद्धता की गारंटी देता है एगमार्क। 67 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में घोषित किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। 68 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में अधिकतर कौन सी बेरोजगारी है? संरचनात्मक। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी है। 69 है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। 70 है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। 71 है, करेंसी नोट जारी करता है कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। 72 है, मांग वक्र। 72 है, मांग वक्र ये 72 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 72 है, मांग वक्र 72 पे थे हम। 72 72 है, मांग वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक। मांग वक्र का ढाल कितना कैसा होता है? ऋणात्मक।
73 है, निम्न में से कौन सी उपयोगिता की वस्तु की मांग लोच पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? नमक। नमक पर लोच की मांग का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। 74 है, पूर्ति वक्र का ढाल होता है धनात्मक। पूर्ति वक्र का ढाल क्या होता है? धनात्मक होता है। 75 है, जरूरी वस्तुओं के लिए मांग है कम लचीलापन। जरूरी वस्तुओं के लिए मांग क्या होता है? कम लचीलापन होता है। 76 है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का पूरा नाम है वस्तु एवं सेवा कर। 77 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब शुरू हुआ? भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब शुरू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था। अगला नेक्स्ट है 78 है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ ने। 79 है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य होगी। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी दोस्तों? शून्य होगी। 81 है, ऐसी लागत जिसको उत्पादकता के साथ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता उसको स्थिर लागत कहा जाता है। ऐसी लागत जिसको उत्पादकता के साथ घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता उसको स्थिर लागत कहते हैं। तो दोस्तों आज ये कृषि अर्थशास्त्र के हमारे 81 प्रश्न हुए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बार बार प्रश्नों को रिवीजन करें। हम ये रिवीजन करा रहे हैं, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। ठीक है, तो इसको बार बार इस वीडियो को देख करके आप लोग रिवीजन करें, तब आप लोग अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। धन्यवाद।